हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पावर बैच में और इस नए वन शॉट वीडियो में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। लास्ट जो वन शॉट वीडियो था वो था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। तो यार दोनों अलग अलग चैप्टर हैं क्या? एक तरीके से कहा जाए तो एक ही चैप्टर है, मैग्नेटिज्म के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे अपन को जो स्पेसिफिक टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे उसकी मैं लिस्ट आपको अभी दिखाता हूं। सबसे पहले ये समझ लो कि बिल्कुल बहुत कुछ लेना देना है इस चैप्टर का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से, तो पहले वो कवर करो। उसका वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देखो, समझो, उसके बाद इसको स्टार्ट करो। राइट? आज की क्लास जो रहेगी वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं यहां पे आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी रहता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत जरूरी रहते हैं। न्यूमेरिकल्स पहले वाले चैप्टर में से यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यहां से कंसेप्चुअल या फैक्चुअल सवाल आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्या क्या टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे? बात करेंगे बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब यार ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पहले वाले चैप्टर में भी पड़ी हुई हैं, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी बहुत याद यहां पे आपको आने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज ये, जहां पे भी प्रॉपर्टीज वगैरह है, मैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स चाहे वो एनसीईआरटी के हो या कहीं के भी हो, सारे आपको एक ही जगह पे आज मिल जाएंगे। तो ये जो आपको यहां पे जो भी नोट्स मिलने वाले हैं ना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स अगर आप कवर कर लोगे तो काफी कुछ आपका इस चैप्टर में से खत्म नोट से ही हो जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस भी आज की क्लास में करेंगे। अर्थ्स मैग्नेटिज्म जो है वो नीट के सिलेबस से हट गया है, अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं मैंने देखी जिसमें वापस से उसको ऐड किया हो। स्टार्ट करें बात करना। सबसे पहले बात करते हैं बार मैग्नेट के बारे में। देखो अभी तक अपन लोगों ने क्या किया था, अभी तक अपन लोगों ने ये बात करी थी कि कोई भी अगर एक चार्ज जो है वो मोशन में हो, कोई भी अगर एक चार्ज जो है वो मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है ना। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो नया कॉन्सेप्ट था, ये तो एचसी ओरेस्टेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया। इसके पहले से लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पता था, उनको ये पता था कि कुछ स्पेशल तरीके के मटेरियल्स होते हैं जो अगर जिनको अपन अगर थ्रेड से लटका दें तो भाई वो जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। और अपन बार मैग्नेट भी अपन लोगों ने देखा ही है, सबने अपन ने बार मैग्नेट जो है वो उससे अपन ने खेला हुआ है। बार मैग्नेट इज अ बार शेप्ड परमानेंट मैग्नेट, यानी कि अभी अपन परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, मेड अप ऑफ आयरन, स्टील और एनी अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसको डिटेल में अभी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि जो परमानेंट मैग्नेट आप देखते हो ना नेचर में भी, अब चाहे वो नेचर में देख सकते हो या परमानेंट मैग्नेट्स आप बना भी सकते हो, तो वो जो है वो बार मैग्नेट की डेफिनेशन है। ये बार मैग्नेट आर अ बार शेप्ड परमानेंट मैग्नेट जो कि आप आयरन या किसी भी दूसरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना सकते हो। इट प्रोड्यूसेड इट्स ओन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अभी तक तो अपन बात कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, बट इस चैप्टर में अब अपन डिस्कस करेंगे कि बार मैग्नेट भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। बार मैग्नेट अगर समझना है तो कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं अपन। मान लो इस बार मैग्नेट को आपने किसी भी एक थ्रेड से जो है वो सस्पेंड किया होगा यहां पे, और सस्पेंड करने के बाद इसका जो एक सिरा है, जो इसका एक डायरेक्शन है वो एक तरफ अलाइन हो गया, दूसरा सिरा दूसरे डायरेक्शन में अलाइन हो गया। कुछ इस तरीके से आपने सस्पेंड किया और ये कुछ इस तरीके से मूव कर गया। ठीक है, हालांकि मोशन इस तरीके से भी होता है, बट अभी तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में बता रहा हूं। ये मान लीजिए मैग्नेटिक पोल डाइपोल पे आपका जो बार मैग्नेट है वो पहले ऐसे था और ये गोल घूम के कुछ यहां पे आ गया अब। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इसका जिस डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ ये पॉइंट करेगा उस पोल को अपन कह देते हैं नॉर्थ पोल, जिस दूसरे वाले पोल को अपन कह देते हैं साउथ पोल। ठीक है, अभी अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसको समझते हुए चलो ऐसे ही कि यार जो नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का वो अर्थ के नॉर्थ पोल के तरफ अलाइन हो रहा है। वो सारी बातें सही रहती हैं कि अच्छा सर इसका मतलब ये कि बार मैग्नेट के अंदर इस समय कोई दूसरा पोल है या अर्थ में अपन कोई दूसरा पोल मान रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर ये नॉर्थ पोल किसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है तो असल में उस जगह में साउथ पोल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अर्थ के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये बोला कि यार जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ दिखा रहा है उसको नॉर्थ पोल बोल दो, नॉर्थ
पोल बोल दिया, वहां पे साउथ पोल बोल दिया। ठीक है, ये अपन ने बार मैग्नेट यहां पे अपन ने इसको इस तरीके से कुछ डिफाइन कर दिया। अब ये जो बार मैग्नेट है ये बहुत हद तक इसको अपन रिलेट करेंगे, इसको अपन कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या होता था कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता था, एक नेगेटिव चार्ज होता था। तो ये चार्जेस अपने आप में प्रॉपर्टी भी हैं और ये भी बता रहे थे कि यार वो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। क्यू जो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे। ऐसी ही कोई चीज यहां पे डिफाइन करते हैं और आप बोलते हैं कि नॉर्थ पोल के लिए अपन डिफाइन करते हैं प्लस एम पोल स्ट्रेंथ। पॉजिटिव साइन जो है वो पोलैरिटी बताने के लिए और एम जो है वो उसको बोला जा रहा है, ये है आपका पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट या पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस मोनोपोल, मतलब इतने को मोनोपोल कहा जा सकता है। सिमिलरली इस केस में इसको लिख देंगे माइनस एम। तो बेसिकली पोल स्ट्रेंथ ये बताता है कि यार वो मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका उतनी ज्यादा उसकी पोल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और इसको आगे यूज करेंगे, रिलेट करना है यहां से। अच्छा, इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होता था डी, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का भी कुछ डिस्टेंस है डी। अच्छा, यहां पे कई बार कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि डिस्टेंसेस तो दो दिखाई दे रहे हैं। एक तो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी कि ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द डाइपोल, इसी को मैग्नेटिक डाइपोल अब कह देते हैं। और एक लेंथ दिखाई दे रहा है जो इन पोल्स के बीच की लेंथ है। तो इसको जो है वो ज्योमेट्रिकल बोलते हैं, तो इसको एल जी लिख देते हैं और इसको एल एम लिख देते हैं। तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि एल जी है जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है एल एम से, और करीब करीब कितना ज्यादा रहता है अगर आप इसको देखोगे तो ये एल एम बाई जो एल जी है ये करीब करीब 0.8 टाइम्स होता है, मतलब कि एल जी जो है वो 0.8 टाइम्स ज्यादा है। कोई इसमें इतना ध्यान देने वाली चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे रहता है। अच्छा, यहाँ पे कैसे डाइपोल को अपन ने डिफाइन किया था, अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया था P इक्वल्स टू क्यू इंटू डी और P कैप, और दोस्तों जो P कैप होता था वो माइनस से प्लस की तरफ रहता था। सारी वही सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। यहां पे भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ के तरफ अपन यहां पे मानेंगे और उसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल एम से, और कैपिटल एम लिखा जाएगा एम इंटू डी और एम कैप, और डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो अपन पिछले चैप्टर से करते हुए आए हैं। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, एस आई यूनिट जो है वो होगी एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर मीटर कैसे पता सर, ये एम्पियर मीटर तो कुछ यहां पे ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। याद है क्या लास्ट क्लास में मैग्नेटिक मोमेंट को लिखा था आई क्रॉस ए, जहां पे ए एरिया वेक्टर था, याद आ रहा है, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एम्पियर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और अगर कोई बोले पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी सर, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी, ये हो गया आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये एक मीटर, तो यहां पे ये हो जाएगा आपकी, इसका जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। तो होपफुली दोस्तों यहां तक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं बार मैग्नेट से रिलेटेड, वो मैं जरा यहां पे आपके लिए लिख कर लाया हूं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि चैप्टर जो है वो आप जरा इस चैप्टर को ऐसे समझो कि ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज यहां पे आपको मिलेंगी, तो आप एक जगह पे इनको लिख के रखो, समझ के चलो। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, बार मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ऐसा नहीं है भाई कि सारे के सारे ही जो आपके जो मेटल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन डस्ट, ठीक है, और भी जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको जो है वो अट्रैक्ट करेगा। द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट द 2 पॉइंट्स नियर द एंड्स कॉल्ड पोल्स, सो द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ अ मैग्नेट इज एट इट्स पोल कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ये डिफाइन कर दिया। पोल स्ट्रेंथ एक
पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना मैंने डाइपोल मोमेंट को वेक्टर बोला था। पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी एसआई यूनिट एम्पियर मीटर होती है, ये भी डिफाइन करके मैंने आपको बता दिया। पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया होगा वहां से उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उतना ज्यादा आपकी पोल स्ट्रेंथ रहने वाली है मैग्नेट की। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, दैट इज मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाइपोथेटिकली मान सकते हैं कि यार अपने पास यहां पे जो है अगर एक डाइपोल है और आप कह रहे हो कि सर यहां पे अपन मान लेते हैं प्लस एम है, इसको आप एक मोनोपोल बोल रहे हो, यहां पे एक माइनस एम है, इसको आप एक मोनोपोल बोल रहे हो, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये साथ में ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपने इसको यहां से ब्रेक भी कर दिया तो यहां पे प्लस एम और यहां पे प्लस एम जो है वो आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो सर अंतर क्या आएगा अगर ऐसे प्लस एम मिल जाएगा? डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। डाइपोल आपने लेंथ काट दिया, आपने लेंथ जो है वो कम कर दी, तो डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, रियलिटी में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यही जो है वो लास्ट पॉइंट आपका बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब कुछ इसके सवाल, एक आध सवाल देख लेते हैं, जैसे नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ये कुछ क्वेश्चंस है, आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको यहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताना है इस केस में। तो इस केस में कैसे बताएंगे भाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट? शुरुआत की, और ये इसमें देखो बहुत ज्यादा अपन क्वेश्चंस नहीं करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन जहां जहां पे भी आ रहे हैं वहां पे मैं आपको बता दूंगा। मैग्नेटिक मोमेंट है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा m, तो इसका मैग्नीट्यूड है m। ये भी साउथ से नॉर्थ, तो ये साउथ से नॉर्थ ऐसा, तो ये भी m। दोनों वेक्टर्स हैं तो ये कैंसिल होंगे एक दूसरे को, यानी कि पहले केस में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ जाएगा 0। दूसरे केस में साउथ से नॉर्थ और यहां पे भी साउथ से नॉर्थ, यानी कि दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्टली मैं मैग्नीट्यूड लिख दूं तो वो हो जाएगा 2m, और डायरेक्शन आप देख सकते हो, डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। आप डिफाइन करना चाहो तो उसको लिख दो कुछ भी। तो ये सेकेंड वाले केस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। इसको देखते हैं जरा, साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा m√2। यह आ गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इसको देख लेते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, यहां पे ये है साउथ से नॉर्थ m, और इस वाले केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब इसको थोड़ा सा आप यहां से बना दो, ये है m, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये है साउथ से नॉर्थ, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? तो ये तो एंगल 60 डिग्री है, लेकिन इन वेक्टर्स को अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये m है, और इस वाले वेक्टर को मैं यहां पे गिरा देता हूं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 नहीं, वो बल्कि 120 डिग्री है। 120 डिग्री और m, यानी कि m जो रिजल्टेंट इस केस में जो नेट m आ जाएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √ऑफ m² प्लस m² प्लस 2m² cos 120, यानी कि -1/2, यानी कि आंसर आ जाएगा m। सही है बात? तो इस केस का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ रहा है m के बराबर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 60 डिग्री ले लिया तो फिर आंसर गलत आ जाएगा, आंसर √3m आ जाएगा, है ना? तो 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर कैसे जुड़ रहा है, ये टेल से हेड जुड़ रहा है। ठीक है, टेल इसका यहां है, हेड इसका यहां है। अपन जब पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं तो हमेशा टेल टू टेल लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी होपफुली ये बात। आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और है क्या? हाँ देखो, एक सवाल और है यहाँ पे बोल रहे हैं साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ का तो मतलब m ऐसा, फिर कह रहे हैं साउथ से नॉर्थ तो m ऐसा, फिर से कह रहे हैं साउथ से नॉर्थ तो फिर से m ऐसा। तो ये तो मेरे एक हिसाब से, मैं अगर इसको अलग से बनाऊं तो ये तो मेरे को पॉलीगॉन लॉ जैसा दिख रहा है तो ट्रायंगल, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जब भी ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बनता है
जब भी एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनता है, ये कोई यहां का कॉन्सेप्ट तो नहीं है दोस्तों, तो इन सबका सम कितना आता है, इन सबका सम आता है 0। तो यानी कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में डायरेक्टली हो जाएगा 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लोज्ड पॉलीगॉन है, सब करेक्टली कनेक्टेड है, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल। अब यहां पे ट्रायंगल लॉ लगा दिया, ठीक है। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। यहां तक आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आप बिल्कुल आपके पास रखो, इनको अपने नोट्स में इंक्लूड करो। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट और मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन in which its effects are perceptible is called as magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं कोई यहां पे फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रीजन बताया था। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन जब मैं करूंगा, जब मुझे उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, तो फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलूंगा। वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसके पास दोनों चीजें होंगी। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तो एक रीजन है, जिस रीजन में मैग्नेटिक फिनोमिनास परसेप्टेबल है। परसेप्टेबल का मतलब आप देख सकते हो कि भाई किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, कोई बार मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहा है, कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के आसपास अगर रखा हो तो उसको मैग्नेटिक फोर्स अगर एक्सपीरियंस हो, उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फिनोमिनास वो परसेप्टिबल कर पाएगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा। आउटसाइड अ मैग्नेट फील्ड आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये अब कौन सी बात कर रहे हैं यहां पे, ये बात कर रहे हैं बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो ये जो बार मैग्नेट अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक यहां पे भी मैं बार मैग्नेट आप लोगों के लिए बना देता हूं। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक बार मैग्नेट है, हालांकि ये सारी चीजें तो अपन बचपन से देखते हुए आए हैं। यहाँ पे मान लीजिए +m की पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो ये बोला जा रहा है आउटसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ जाती है, वो नॉर्थ से साउथ जाती है, और इनसाइड दी बार मैग्नेट यही जो फील्ड्स हैं वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये फॉर्म करती हैं क्लोज लूप, है ना। आप मेरे फिगर को मत देखो, आप जरा समझो बात को कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये फॉर्म करेंगी क्लोज लूप। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं करती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट करी, नेगेटिव पे टर्मिनेट करी, बात खत्म हो गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करेंगी, मतलब जब आप इसको पूरी तरीके से ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहां पे ये इस तरीके से बनने वाला है। तो डायरेक्शन तो अपन को समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड curves, that is they appear to converge or diverge at poles. The number of magnetic field lines, important बात है दोस्तों, the number of magnetic field lines originating or terminating on a pole is proportional to its pole strength। कहने का मतलब यह है कि यहां पे क्या बात बोली जा रही है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कहीं पे टर्मिनेट या ओरिजिनेट करेंगी वो डिपेंड करेगा पोल स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। और mu naught lines are assumed to be associated with unit poles. So if a body encloses a pole strength of m, total number of links with body are called as mu naught into m। मैं बता देता हूं क्या बात बोली जा रही है। ये बात बोली जा रही है कि अगर मान लीजिए यहां पे इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो +m है, तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो होंगी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ m। यानी कि ये प्रोपोर्शनल है m के। ये बात बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं दीज आर प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। ये बात तो अपन ने थोड़ी देर पहले भी कर ली थी, इसमें तो कुछ नया नहीं है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के जो कांस्टेंट आया उसको अपन वही लिख रहे हैं जो अपन लिखते हुए आए हैं, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्या रीजन हो सकता है भाई इसका?
इसका रीजन यही होगा कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस जगह पे दो डायरेक्शन बन जाएंगे, राइट। मतलब कहीं पे भी अगर मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर गई, तो यहां पे तो दो डायरेक्शंस बन गए मैग्नेटिक फील्ड के। आगे जाके अपन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही निकालेंगे। तो ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी नहीं थी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्योंकि जैसे मान लो अगर यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा लॉन्गिट्यूडनली। और अगर मान लीजिए यहां पे दो ले सेम पोल्स आ गए तो फिर रिपेल करेगा, ठीक है, तो रिपेल करेगा लैटरली। तो यहां पे आप देख लो कि किस तरीके से आपको डायग्राम्स देखने हैं। वैसे इजी है बनाना, खुद भी बना सकते हो, लेकिन हाँ, नॉर्थ से साउथ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबेगा, और यहां पे जो है वो लैटरली जो है वो रिपेल करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं सारी की सारी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स का क्या क्या मतलब है कि भाई देखो, यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो सबका सेम है, सबके सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम क्यों नहीं है? कैसे पता सर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है? यहां पे कहीं पे भी अगर आप जरा ध्यान से देखोगे, एक अगर यहां पे आप एरिया बनाओगे, एक लूप बनाओगे, सॉरी एरिया बनाओगे, तो इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? उतना ही बड़ा एरिया यहां पे बना दो तो देखो फील्ड लाइंस कम पास कर रही है। मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां पे कम है। यहां पे तो डायरेक्शन ही जो है वो अलग अलग जगह अलग है। यहां पे जैसे डायरेक्शन के लिए एक टेंजेंट ऐसे बनाया, यहां पे टेंजेंट ऐसे बनाया, तो कर्व लाइन आ गई तो मतलब डायरेक्शन अलग है, लेकिन इक्विडिस्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। यहां पे ना तो इक्विडिस्टेंट है और ना तो डायरेक्शन सेम है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये होता है, हम ज्यादातर जो अपना जो भी मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह जब भी रखते हैं तो हम उसके पास रखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू एरिया एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ये एक जरूरी डेफिनेशन है, इसी को ही अपन आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। इसको जरा ध्यान में रखो। मतलब ये कि अगर कहीं पे क्राउडेड लाइंस है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कहीं पे कम क्राउडेड लाइंस है, कहीं पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, तो वहां पे उसके मैग्नीट्यूड भी कम होगा, राइट। तो दोस्तों यहां तक बात करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आखिरी प्रॉपर्टीज के बारे में। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ओरिजिनेट और एंटर एट द सरफेस एट एनी एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है, किसी भी एंगल पे ओरिजिनेट या टर्मिनेट करती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती थी ना। तो ये एक तरीके से जो 3 पॉइंट है, ये जरूरी है समझना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। अच्छा, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं, राइट। तो जब आप सरफेस इंटीग्रल करोगे बी डॉट डीएस का, तो ये तो जीरो ही निकल कर आएगा। इसको बोला जाता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसको बोला जाता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस जो है वो हमेशा जीरो आने वाला है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। magnetic force experienced by a unit pole of by a north pole of a unit pole strength at a point due to some other pole is called as pole strength। pole strength डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो आपको इसको रिलेट करवाता हूं किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक चार्ज होता था Q, और इससे r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी रहती थी। तो मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज मान लेता था। सही बात है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहां पे अपन अपना एक चार्ज लेते हैं, सॉरी अपना एक पोल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पोल की मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, तो यहां पे अपन एक ऐसा पोल लेते हैं जो कि +1 होगा। +1 मतलब नॉर्थ पोल है और जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिट है, +1 एम्पियर मीटर। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और यहां पे मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं, तो ये कह रहे हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल, राइट।
तो उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, उसको अपन डिफाइन करेंगे b से। तो b हो जाएगा आपका f डिवाइडेड बाय m। m की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 है, तो ये इस तरीके से डिफाइन करेंगे, सेम जैसे वहां पे डिफाइन करते थे अपन। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, एक सिंगल पोल के लिए इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। ये m जो है वो पोल स्ट्रेंथ है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, m जो है वो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, m अपॉन आर स्क्वायर। मान लीजिए r दूरी पे आप निकालना चाहते हो। नॉर्थ पोल के बारे में बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी, साउथ पोल के लिए बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स रहेगी। एग्जिस्ट नहीं करते हैं मोनोपोल्स, लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली इमेजिन करो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है यहां पे। सिमिलरली साउथ पोल के लिए उल्टा हो जाएगा। अब अगर मान लो आप बार मैग्नेट डिस्कस करोगे, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो या तो फिर देखो अपन, मैं आपको पूरा का पूरा वो डेरिवेशन वापस से बता सकता हूं, या तो फिर आपने अगर एक बार समझ लिया, एक बार तो मैंने डेरिवेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में कराया था, सारे डेरिवेशंस कराए थे, सेम वही काम यहां पे रहने वाला है। तो सीधे एक काम करो, आप तो सीधे ये बोलो कि सर मुझे तो ये पता है कि साउथ से नॉर्थ में यहां पे कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है m। तो सर एक काम करते हैं, यहां पे दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक कंपोनेंट ले लेते हैं इस तरफ, ये हो जाएगा आपका m एक्सियल, तो ये हो जाएगा आपका m cos थीटा, और एक कंपोनेंट ले लेते हैं सर कुछ इस तरीके से, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका m sin थीटा। तो एक जनरल पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं तो सिमिलरली मैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में अपन ने फॉर्मूला लगाया था वो वैसा फॉर्मूला लगा लूंगा। एकदम कंपेरेबल है, जैसे वहां पे आप लिखते थे कि यहां पे आप लिख रहे हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कोई इसमें अंतर नहीं है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, कैपिटल M R क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। मान लीजिए आपको एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, तो फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, मतलब कि फाइनली मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगी 2m अपॉन, इसको कुछ इस तरीके से लिखो, पहले लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ये आ गया। सिमिलरली अगर आप पूछो कि इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए वापस से थीटा जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो बी रिजल्टेंट जो है वो आपका आ जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई इंटू आर क्यूब, और अगर इसी को वेक्टर में लिखोगे तो एक नेगेटिव साइन और लगा देना। ये दो फॉर्मुलेज एक्सियल और इसके लिए एकदम सेम आ रहे हैं दोस्तों, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप डायरेक्टली भी ये जो मैंने आपको बताया m sin थीटा m cos थीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और या तो फिर आपको अगर डिराइव करना है तो डिराइव करके भी आप इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। मेरी बात मानो तो ये फॉर्मूला याद रखो, आप ये वाला फॉर्मूला है इसको याद रखो, तो उससे आप काफी आसानी से जो है चीजें कर सकते हो, ठीक है। इसको एक बार मैं वेक्टर फॉर्म में और आपको लिख के बता देता हूं। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए बी एक्सियल को, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। अच्छा इसको वैसे अब इसको एक्सियल फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप डाइपोल मोमेंट लिख दो, ये तो सीधे m कैप हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा दोस्तों बस। जो इक्विटोरियल वाले केस के लिए नेगेटिव साइन अपन लिखते थे, जैसे ये m साइन थीटा इधर आ रहा है और इसका जो इक्विटोरियल वाला है ये इस तरफ आ रहा है, तो नेगेटिव साइन लिख देंगे अपन। कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सही है बात। अब जरा देखो,
अब जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब अपन मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो सेम सारे जो भी फॉर्मूले अपन ने वहां यहां पे लिखे थे, सेम फॉर्मूले यहां पे भी एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए अब आपके पास एक डाइपोल है, वो डाइपोल कुछ इस तरीके का है, और ये मान लो ये है आपके पास -m, ये है +m। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, सॉरी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो अपन लिख देते हैं उसको फोर्स डिवाइडेड बाय m। यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू होगी mb, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी mb, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, राइट। तो ये वापस से टॉर्क क्रिएट करेंगे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट करते थे। ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ जो भी आपने अज्यूम की थी d, तो टॉर्क वापस से आ जाएगा आपके पास, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी m b इंटू डी साइन थीटा, और जो थीटा है वो मैं बेसिकली ये एंगल मान रहा हूं, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो टॉर्क यहां से मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं स्मॉल m और d को कैपिटल M लिख दूं तो एम बी साइन थीटा या m क्रॉस b। ध्यान रखना कई जगह मैंने कैपिटल M को पीछे पोल स्ट्रेंथ माना हुआ था, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहां पे पोल स्ट्रेंथ नहीं है, यहां पे ये मैग्नेटिक मोमेंट है, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अब वो जैसे अपन ने जो भी आप इक्वेशंस और बनाना चाहते हो SHM की, कुछ भी, वो सारी इक्वेशंस अब आप यहां से जो है वो बना सकते हो। आप टॉर्क की जगह पे आई अल्फा भी लिख सकते हो, इस थीटा की जगह पे, साइन थीटा की जगह पे आप थीटा भी लिख सकते हो। ये सारे काम आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखते हुए भी चलता हूँ, जैसे टॉर्क की जगह पे आपने लिख दिया आई इंटू अल्फा इक्वल्स टू एम बी इंटू थीटा, राइट। और उसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो अल्फा की जगह पे आप लिख सकते हो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू m बाय आई इंटू बी इंटू थीटा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। और देखो ये तो टॉर्क की अपन बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं लिखता भी हूं आपके लिए कि भाई ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड is aligning the dipole, और ऐसे लिखो कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज टॉर्क टू अलाइन बार मैग्नेट along इट्स डायरेक्शन। सही बात है, बात बिल्कुल सही है। तो यहां पे ये क्या लिख रहे हैं अपन, मान लो कि मैं ये काम कर रहा था, मान लो मैं जो है वो इसको रोटेट करना चाह रहा हूं, तो यहां पे अगर मैं रोटेट करना चाह रहा हूं तो यहां पे आप एक नेगेटिव साइन लिख सकते हो। तो ये SHM की इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है आपको। SHM की इक्वेशन कैसे बनती हुई नजर आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है, ये तो ओमेगा स्क्वायर है। यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है आपका mb डिवाइडेड बाय आई। तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ mb डिवाइडेड बाय आई, ये आ गया आपके पास ओमेगा, ठीक है। तो यहां से आप जो है वो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा का मतलब क्या है दोस्तों, 2 पाई बाय ओमेगा का मतलब है आई डिवाइडेड बाय एम बी। तो ये टाइम पीरियड आ गया। ध्यान से देखोगे तो कोई भी चीज नई नहीं लिखी जा रही है, सारी चीजें जो अपन पहले जानते थे सेम वही अपन वापस से अब रिपीट यहां पे कर रहे हैं, ठीक है।
होपफुली कोई यहां तक आप लोगों को डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में थोड़ी बहुत और बातें करते हैं। अब अगर मान लीजिए यही मैग्नेटिक डाइपोल को आप रोटेट करना चाह रहे हो और वर्क डन निकालना चाह रहे हो, तो जो वर्क डन होगा वो निकाला जाएगा टॉर्क डॉट डी थीटा से। टॉर्क का फॉर्मूला अपन ने अभी देखा, वो है एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए कह देते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करना है। तो वर्क डन आ जाएगा आपके पास एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्यों डायरेक्टली लिख रहा हूं? क्योंकि डेरिवेशन किया हुआ है अपन ने ये सारे डेरिवेशंस किए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कोई भी नई चीज यहां पे अपन नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, कई बार ये बोला जाता है कि थीटा 1 जो है वो तो 0 डिग्री था, थीटा तक रोटेट करना है। मतलब कि डाइपोल जो है वो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा था और फिर उसको थीटा तक रोटेट करना है। तो अगर थीटा तक रोटेट करना है तो कितना वर्क हो जाएगा? तो इफ थीटा 1 इज 0 एंड थीटा 2 इज थीटा, तो उस केस में जो भी वर्क डन होगा वो स्टोर तो डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे इसका माइनस साइन तो रहेगा, ये थीटा 1 तो 0 हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज माफ करना, इसमें अगर थीटा 1 अगर 0 है तो यहां पे अपन लिखेंगे एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये सही बात है ना? ये बिल्कुल सही बात है, ये लिख दिया अपन ने। अगर मान लीजिए थीटा 1 90 डिग्री है, इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री, इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज थीटा, देन उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, और ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी को वापस अपन लिख देते हैं माइनस एम डॉट बी, जैसा अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया करते थे। होपफुली दोस्तों यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, एक बार जरा अच्छे से देख लीजिए। अब दोस्तों इसके ऊपर एक आध सवाल देख लेते हैं अपन। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वर्क डन बताइए फ्रॉम रोटेटिंग इट फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब पैरेलल था, 60 डिग्री को अपन इसको लेकर जाना है, मतलब कि वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60। तो m जो है यहां पे आपको दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू बी दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 जूल। ऐसे सवाल काफी आसान है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी देखे हुए हैं। एक आध थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। जैसे इस सवाल में बोल रहे हैं कि आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो कि 120 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ, और इसको इस पॉइंट पे रिलीज कर दिया है, और आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है 90 डिग्री पे। ऐसे सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, और ऐसे सवाल अच्छे भी हैं। इनको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे इसको रिलीज करोगे तो जिस पॉइंट पे आपने रिलीज किया है उस पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं यहां पे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब यह है कि पहले 120 डिग्री पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, या सिंपली बोलूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे भी आई आएगा, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं थी, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, अब सीधे फॉर्मूला लगाइए माइनस एम बी कॉस 120। काइनेटिक एनर्जी फाइनली ये मुझे निकालना है,
फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90 डिग्री पे तो जीरो हो जाएगी, सही बात है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगी आपके पास -mb इंटू -1/2 यानी कि mb/2। डायमेंशंस यहां से जरा चेक कर सकते हो आप कि भाई जो डायमेंशंस है काइनेटिक एनर्जी के, उसका मतलब यह है कि mb के डायमेंशन जो है वो जूल में आने वाले हैं। बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि यहां से एक और यूनिट अगर आप जरा समझोगे तो m का एक और यूनिट क्या समझ में आता है अपन को, जूल पर टेस्ला भी समझ में आता है, सही है बात। और वो टॉर्क वाले फॉर्मूले से भी वो बात बिल्कुल ट्रू है। क्या ये बॉडी एसएचएम करेगी क्या, ये सवाल है एक, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। क्या ये एसएचएम करेगी कि नहीं करेगी, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक सवाल और मैं यहां पे आपको पूछ सकता हूं, मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पॉज करो, सोचो और बताओ। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहीं पे होगी जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम अपन ने देखा हुआ है, ये बात अपन पहले भी लिख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P cos थीटा, ये मिनिमम होती है थीटा 0 पे, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। आज की क्लास में स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं पढ़ाया था, लेकिन अभी पढ़ा देते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे 0 होती है, और अगर 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होती है तो मैक्सिमम कैसे आएगी, तो एक काम करते हैं 120 डिग्री से 0 डिग्री तक का पता लगा लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वापस लगा लेते हैं। तो -mb इंटू 1/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों 0 पे हो जाएगी -mb। तो यानी कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है, जो कि मैक्सिमम होगी, ये बात कंफर्म है, ये हो जाएगी दोस्तों mb/2 प्लस mb, यानी कि 3/2 mb। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप लगा लो तो कोई बात नहीं है। होपफुली ये भी चीज यहां पे क्लियर हो गई होगी। इसी पॉइंट को अगर मैं यहां पे भी आपके लिए नोट करवा दूं, तो एक चीज आप यहां से समझ सकते हो इस जगह से कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं अपन, यानी कि थीटा जब 0 डिग्री है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है। और जब थीटा 180 डिग्री है तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब mb और मिनिमम का मतलब -mb। सारी चीजें रिपीटेड हैं, ठीक है, सेम ऑलरेडी कई बार अपन ये सारी चीजें देख चुके हैं, तो कोई नई बात यहां पे अपन को देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में अब अपन ये बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, उनकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ करंट होगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जरा इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। मान लीजिए अपने पास एक कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के पास कुछ चार्ज है Ze, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है जिसका चार्ज है E। तो यहाँ पे अपन बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि जो करंट कॉन्स्टिट्यूट ये करेगा, जो करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी E/T, या आप चाहो तो उसको आप लिख सकते हो E इंटू एफ, जहां पे F जो है वो फ्रिक्वेंसी है, राइट। E/T जो है वो अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, करंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी I इक्वल्स टू E बाय टाइम पीरियड। और भी कुछ चीजें अपन जानते हैं, ये सारी चीजें आप मॉडर्न फिजिक्स में वापस से पढ़ोगे, अभी भी एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये बात भी जानते हैं कि भाई इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, जो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मतलब है कि आप यहां पे लिख सकते हैं KZE² डिवाइडेड बाय R² इक्वल्स टू mv²/r। ये भी एक बात अपन जानते हैं, तो ये भी अपन ने लिख लिया।
अच्छा, ये जो करंट की वैल्यू अपन को मिल रही है E/T, यहां से अपन और कुछ लिख सकते हैं क्या? यहां से अपन एक बात ये लिख सकते हैं कि T की जगह पे अपन डाल सकते हैं, T की जगह पे अपन डाल सकते हैं 2π/ω, जहां पे ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। ये और लिख दिया अपन ने। देखिए अपन करना क्या चाह रहे हैं, अपन करना ये चाह रहे हैं, अपन मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाह रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी वजह से अपन फॉर्मूला यूज करेंगे I इंटू एरिया। तो I इंटू एरिया अगर यूज करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास हो जाएगा, करंट की वैल्यू जो है वो आ गई है E ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π इंटू πr², ये आ गया। और यहाँ पे पाई से अपन पाई कैंसिल कर देंगे, यानी कि मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ रहा है E ओमेगा r² डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला। और भी बहुत सारे फॉर्मूले आप यहां से बना सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए मैं ओमेगा की जगह पे V/R डाल दूंगा तो मेरे पास E जो आ जाएगा वो आ जाएगा EV डिवाइडेड बाय, यहाँ पे M है दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट EVR डिवाइडेड बाय 2। ये और एक फॉर्मूला अपन को यहां से मिल गया है। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं सेंटर में तो उसमें की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे जो है वो फॉर्मूला होता है μ0 I/2R। R अपन जो है वो कैपिटल R लेते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू आप यहां से भी डाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास μ0 और I की जगह पे आप डाल दीजिए E ओमेगा, और ये आपके पास 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा आपके पास 4πr। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी बन गया आपके पास। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन है सेंटर पे, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो। मैग्नेटिक मोमेंट अब आप लोगों ने जो है वो समझ लिया। इसका मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से यहां पे मुझे मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है। इसी को ही आगे मैग्नेटिक मटेरियल के साथ रिलेट करने वाले हैं अभी अपन। यहां से एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूं, नीट के लिए उतना ज्यादा यूज में तो नहीं आती हैं, पूछा इतना नहीं जाता है, बट फिर भी लिखना सही रहेगा। क्या बात बोली जा रही है यहां पे? अपन एक पॉइंट लिख रहे हैं कि यार अगर ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है m = EVR/2, इस फॉर्मूले में अगर थोड़ा सा चेंज करें, इसको लिखें M = EVR और मल्टीप्लाई कर दें मास से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये जो MVR लिखा हुआ है ना, ये एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है। सही बात है, जो MVR मैं बोल रहा हूं वो क्या लिखा हुआ है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है आपको? MVR होता है। तो यहां पे अपन इसको अपन लिख देंगे M = E/2m × L। तो ये वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आप याद रखो, ये चीज बहुत जरूरी रहती है, ठीक है। और यहां से मॉडर्न फिजिक्स से वापस आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम का, जो कि होता है NH/2π। ये जो बोहर का अपना सेकंड पोस्टुलेट है वो भी आप यहाँ पे जो है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। और अगर मान लीजिए आप किसी भी दूसरे चार्ज के बारे में बात कर रहे हो तो याद रखना जो M/L है, इसका रेशियो हमेशा जो है वो E/2m के बराबर होगा, या और Q/2m के बराबर होगा। तो ये भी एक चीज है। देखिए अभी अपन बेसिकली करना तो ये चाह रहे थे, यहाँ पे समझना ये चाह रहे थे कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये चीज अपन को समझ में आ गई। मतलब अगर अब अपन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करें तो कुछ चीजें अपन यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल है, दो तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल्स मैं यहाँ पे समझ सकता हूं। एक मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होगा जिसके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं, यहां पे मैं इंडिविजुअल एटम्स बना रहा हूं, ये जो इंडिविजुअल एटम्स हैं, इन इंडिविजुअल एटम्स का ही मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबिलिटी, ये कैसे हो सकता है? आप ये बोलेंगे कि सर जब एक इकलौते इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है तो एटम का क्यों नहीं आ रहा है? तो इसके पीछे रीजन ये रहता है कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है एक पर्टिकुलर एटम का, ये हम जीरो इसलिए इसको मान रहे हैं, या जीरो हो सकता है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम का जीरो हो सकता है। और अगर इन एटम्स का ही जीरो है तो फिर ये बोल दिया जाएगा कि पूरे के पूरे
इस मटेरियल का, पूरे के पूरे इस मटेरियल का, यानी कि नेट अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलूं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी जो है वो 0 आ जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है? दूसरे केस में ये हो सकता है कि सर इंडिविजुअल एटम्स का तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ इस तरीके से, मतलब कि रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये इनका रैंडम आ रहा है, मतलब कि इंडिविजुअल एटम का तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, लेकिन जो पूरा का पूरा मटेरियल है नेट, अपन यहां पे ये मटेरियल को अपन बोल रहे हैं कि एक अपन ने वॉल्यूम यहां पे मान लिया है, ठीक है। ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ये अभी भी 0 आ रहा है। क्यों? इसका रीजन ये है कि यहां पे इनफाइनाइट एटम्स हैं, इनफाइनाइट एटम्स विथ रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट। रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब कि रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये अपन ने मटेरियल समझा कि अच्छा मटेरियल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसी केस को आगे बढ़ाते हुए अब जरा क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं मटेरियल्स को। तो अब बात स्टार्ट होगी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में, अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको यहां पे समझाते हुए चलूं, क्लासिफिकेशन को और आगे पढ़ेंगे अपन। एक क्लासिफिकेशन के पहले एक चीज और, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक केस बताता हूं। अपने पास मान लो यहां पे एक सोलेनॉइड है, यहां पे हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसका खुद का करंट है, और इसके अंदर अभी फिलहाल अपन ने क्या किया है दोस्तों, इसके अंदर अभी वैक्यूम है, स्टार्टिंग में वैक्यूम है और कुछ ना कुछ करंट यहां पे है। तो इस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है ये भी हम सबको पता है। इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू एन आई होती है अगर अंदर वैक्यूम है तो ये अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये बन रही है म्यू नॉट इंटू एन आई। इसको मैं बी नॉट लिख देता हूं दोस्तों, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी नॉट लिख देता हूं। ये म्यू नॉट एन इंटू आई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हैं कैसे बनती है। मैंने कोई सर्किट वर्किट नहीं बनाया है अभी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना दी और अंदर अभी वैक्यूम है, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसा कोई एक मटेरियल, या तो ऐसा मटेरियल हो सकता है या तो ऐसा मटेरियल हो सकता है, ऐसा ही कोई मैं मटेरियल लेकर आता हूं और उस मटेरियल को मैं बीच में रख देता हूं। आ रहा है क्या आपको समझ में? इस मटेरियल को मैंने यहां पे बीच में कुछ इस तरीके से रख दिया, ये रख दिया अपन ने मटेरियल को बीच में। अब ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल की वजह से क्या होगा, मतलब अपन अब बेसिकली इसके अंदर जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अपन इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है बी नॉट, प्लस एक इसकी वजह से भी कुछ इंड्यूस्ड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पोलराइजेशन पढ़ा था। तो पोलराइजेशन में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो जो मॉलिक्यूल्स रहते थे वो अपना डाइपोल मोमेंट उल्टा लगा लेते थे और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती थी। तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ यही अपन को अब पूरा का पूरा अपन को इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिए इसी को मैं क्या करता हूं, इसी डायग्राम को मैं आगे रखते हुए यहां पे मैं कॉपी बना ली है। आपके नोट्स रहे हैं आपके पास, पिछले वाले पेज में ये सारे नोट्स मैंने लिख दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी को अब जरा अपन डिटेल में समझते हैं और कुछ टर्म्स अपन यहां पे डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। एक जो सबसे पहले जो टर्म अपन डिफाइन करेंगे वो डिफाइन अपन ये करेंगे, वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिनोट की जाती है H वेक्टर के साथ। और ये है क्या? असल में ये है कुछ नहीं, ये असल में है B अपॉन
H वेक्टर है असल में बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ये है फॉर्मूला मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। तो सबसे पहली बात तो ये कि सर ये करने की जरूरत क्या आ गई, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों हम एक नया वेक्टर बना रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम क्यों बना रहे हैं। देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनाने के पीछे रीजन ये है, अपन ने बोला था कि पहले यार यहां पे वैक्यूम था और वैक्यूम जब था तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आ रही थी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये बेसिकली ये डिपेंड कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं दो मटेरियल्स है मेरे को, मैं उनको एक फील्ड में अगर रखना चाहूं, जैसे मान लो मेरे पास एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल है बी, मैं इन दोनों को मैग्नेटाइज करना चाहता हूं या देखना चाहता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेंगे। तो मैं यहां पे ये सोच रहा हूं कि यार मैं पहले ना मीडियम पे डिपेंडेंसी हटा देता हूं। तो मैंने एक नया वेक्टर बनाया, मैंने बोला मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये बी नॉट अपॉन म्यू नॉट है, यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगी, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसकी यूनिट वगैरह क्या होगी इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। बी नॉट की यूनिट तो आप जानते हैं, बी नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, बी नॉट की यूनिट आप वहां से अगर जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, एन आई बच रहा है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो एच की यूनिट आ जाएगी दोस्तों ये आ जाएगी एम्पियर पर मीटर। सही है क्या बात, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, बिल्कुल जो डायरेक्शन बी नॉट का होगा वही डायरेक्शन जो है वो एच का भी यहां पे रहने वाला है। तो ये तो एक चीज अपन को समझ में आ गई, ये एच को अपन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। उसके बाद एक दूसरी चीज अपन देखते हैं, दूसरा एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी, जिसको अपन बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका ये मतलब है, आप नाम से इसको जरा समझो, कोई भी मटेरियल को आपने जब रखा तो वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है, इसको आप सिंपली डिफाइन करोगे आई इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया, आपने जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोला जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। होपफुली ये बात भी आपको क्लियर हो रही होगी। अब यार यहां पे भी जरा देखो, इसको भी अगर आप इसकी यूनिट में आप जरा जाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है ना, मैग्नेटिक मोमेंट को आप सिंपली लिख सकते हो आई इंटू एरिया, और नीचे दिया हुआ है वॉल्यूम। तो इसकी भी यूनिट आपको समझ में आ रही है, इसकी भी जो यूनिट होगी वो असल में क्या होगी, वो होगी एम्पियर अपॉन मीटर। ये यूनिट जो है वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी निकल के आने वाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दो चीजें अभी यहां पे मैंने आपको समझाई। मैंने आपको बोला कि यार आप ना एक ऐसी अपन ने एक वेक्टर बनाया जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब अब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलूंगा, मैं इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलूंगा। तो अंतर है बी और एच में, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही है, इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट। होपफुली यहां तक सारी की सारी बातें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको भी जरा ध्यान में रखना, इसको अभी अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब अगर आप जरा एक चीज इसमें सोचिए कि मैं एक टर्म डिफाइन यहां पे करूंगा इन दोनों की मदद से, और वो जो टर्म होगी वो होगी, मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। इन दोनों ही मटेरियल को मैंने एक ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है। अभी तो मैं ऐसे ही बना देता हूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अलग अलग डायरेक्शन होते हैं वो अपन समझेंगे, लेकिन मैंने इन दोनों मटेरियल्स को एक ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है, मतलब H इन दोनों के लिए सेम है। और मैं ये देख रहा हूं
कि ए जो है वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है बी से, और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो वॉल्यूम तो क्या अपन यहाँ पे बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल रहे हैं, ए का ज्यादा है, ठीक है, मतलब मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। ये बात भी अपन ने बोल दी। इससे अपन को समझ में क्या आ रहा है? इससे अपन को ये समझ में आ रहा है कि यार एक ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पे ए ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा अलाइन हो रहे हैं एक डायरेक्शन में एज कंपेयर टू बी। तो इसके लिए एक नई टर्म अपन ने बनाई जिसको बोला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये जो वर्ड है ससेप्टिबिलिटी, इसका ये वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कई बार अपन इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। अपन बोलते हैं कि भाई जिसकी इम्यूनिटी कम है वो ज्यादा बीमारियों के लिए ससेप्टेबल है, उसको जल्दी बीमारी लग जाएगी जिसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि यार अगर ए जो है वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है बी से, तो ए ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टेबल है, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल के साथ, ठीक है। सी बोलते हैं, CHI, शायद ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल लेना आप, ठीक है। तो इसको मैं इन दोनों की मदद से कैसे बोलूं? तो इसको मैं रेशियो बोल दूंगा I/H का। बात खत्म हो गई। जरा समझो, यही बोल रहे हैं अपन, ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं कि अगर एक ही H रखने पे अगर I ज्यादा आ रहा है तो मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। तो इस केस में क्या बोल रहा हूं? इस केस में बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ B। ये टर्म भी मेरे ख्याल से आपको अब एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनमें से यहां पे ये है एम्पियर पर मीटर, ये है एम्पियर पर मीटर, तो ये जो है ये आ जाएगा आपका यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो ये सिर्फ एक नंबर होता है। अगर ये नंबर बहुत बड़ा है मतलब मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में जब जाएगा तो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, अगर ये नंबर छोटा है तो जब जाएगा तो बहुत कम मैग्नेटाइज होगा, अगर 0 है तो मतलब मैग्नेटाइज होगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है अपन को। होपफुली दोस्तों यहां तक सारे के सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब यहां पे एक जो अपन ने यहां पे टर्म लिखी थी बी नेट इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी आई इंड्यूस्ड, इसी को अब जरा वापस से लिखते हैं। तो यहां पे मेरे पास आ गया जो बी नेट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने लिख दी बी नॉट, यानी कि जो आप मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे थे उसकी वजह से उस पर डिपेंड करेगा नेट मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक फील्ड, प्लस जो भी कुछ इसका जो भी ये इंड्यूस्ड कर रहा है। इंड्यूस्ड को एक बार वापस से समझा देता हूं। इंड्यूस्ड का बेसिकली मतलब ये है कि ये जो चीज है ये इंटरनल फैक्टर है। दिस इज ड्यू टू मटेरियल, कि मटेरियल जैसा होगा वैसा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो यहां पे अपन ये बात तो जानते हैं कि बी नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये बी नेट लिख देते हैं, इसको सिर्फ बी भी बोल दो आप। बी नॉट की जगह पे आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू एच। अब ये भी एक चीज है कि इसको जरा समझो, यहां पे जो मटेरियल वाली बात मैंने करी है इस पे आप ऐसे सोचो कि ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी जितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। जितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी अंदर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी। तो मतलब यहां पे भी इसको अपन इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के अपन इसको म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट, मैं कॉमन ले लेता हूं और मैं H भी कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस I/H। तो ये I/H की भी टर्म अपन ने बना ली है, तो ये I/H की जगह पे अपन लिख देंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, और ये हो जाएगा 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब दोस्तों जैसे एक नेक्स्ट वाले पेज पे मैं आपको बताता हूं, ये आ गया आपके पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब जिस तरीके से आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि बी नॉट अपॉन म्यू नॉट जो है वो एच के बराबर है, राइट। बी नॉट अपॉन म्यू नॉट एच के बराबर है, राइट। तो
क्या मैं B अपॉन एच को क्या मैं म्यू के बराबर लिख सकता हूं? ये जो काम हो रहा था ये हो रहा था वैक्यूम में। ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ये मैं किसी भी मीडियम के लिए लिख रहा हूं। ये है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिख दूंगा मैं B अपॉन एच की जगह पे, तो ये लिख दूंगा मैं म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कई बार इसको एक्स एम से भी यहां पे नीचे एम भी लिख देते हैं, बट ठीक है। अच्छा, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स। कितने सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपके पास बन गए हैं, यही फॉर्मूले आपको बार बार जो है वो यूज करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसमें से मैं आपको ये बता दूं, तो आप जो है वो ये फॉर्मूला जो है वो अपन कई बार यूज करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और अब इसकी मदद से अपन बाकी सारी चीजें जो है वो क्लासिफाई करना स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्लासिफाई करने के लिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो देखिए दो कुछ तरीके के मटेरियल्स होते हैं अपने पास, जिसमें से सबसे पहला जो मटेरियल अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इनकी एक खास बात होती है, इनकी खास बात यह है कि इनके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनके पास ही कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, जीरो होता है इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरी बात यह कि जब आप इन मैग्नेटिक मटेरियल इन मटेरियल्स को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो ना, जब आप इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो ये एक्सटर्नल फील्ड के साथ कुछ ये काम करते हैं। ये आपने इनको मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो ये एक्सटर्नल फील्ड को इस तरीके से रिपेल करते हैं बीच में, तो ये इसको एकदम अपोजिट कर देंगे सेंटर में, और ये इस तरीके से इसको रिपेल करेंगे। ये जो रिपल्शन होता है ये काफी वीक रिपल्शन होता है, मतलब कोई स्ट्रांग रिपल्शन नहीं होता है। जैसे आप नॉर्मली आप देखते हैं ना, जैसे आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दे वीकली रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, या दूसरी बात लिख सकते हो दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इनका जो आप अगर आगे और अपन इसके अलग अलग बातें करेंगे, अभी तो एक एक करके डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से फिर आपके आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनके जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो ये जीरो नहीं होता है, इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और ये जो है होने की वजह से ये जब आप इनको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वीकली अट्रैक्ट करेंगे, उनको मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं। तो ये डायग्राम से देखिए एक आध बार सवाल पूछा गया है, तो इसलिए मैं डायग्राम आप लोगों के लिए यहाँ पे बना रहा हूं। ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं। और वहीं पे जो तीसरे तरीके के मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के इंडिविजुअल एटम्स का तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, ऑफ कोर्स इसका भी नहीं होता है, लेकिन ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इनके साथ खास बात क्या है, इनके जो मटेरियल्स होते हैं इनके छोटे छोटे डोमेन्स कहते हैं अपन, इन डोमेन्स में ये एक साथ रहते हैं, मतलब इस डोमेन में ये एक साथ है, फिर एक डोमेन में इनका मैग्नेटिक मोमेंट एक साथ है। तो अब ऐसे मटेरियल
को मैग्नेटाइज करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि भाई इन तीनों को एक तरफ लाना है, इनको एक तो ये पॉकेट्स में जो है इनका मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड रहता है, लेकिन रैंडमली रहता है। मतलब इसको बिना किसी पूरे के पूरे मटेरियल का अगर बोलेंगे, नेट बोलेंगे, तो जीरो ही आएगा अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो। और जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो फिर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे ये कुछ इस तरीके से। तो यहां पे अब और जो भी अपन ने अभी तक टर्म्स बनाई थी उनके बेस पे भी अब इनको जरा अपन डिफाइन कर लेते हैं, क्या क्या किस किस तरीके से अपन करेंगे। जैसे अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों किन के बीच का अपन यहां पे ग्राफ बना रहे हैं। अगर आप इसके ग्राफ मेरे से पूछेंगे तो यार एक बात तो कंफर्म है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो तो मैग्नेटाइज हो ही नहीं रहा है ना, वो तो मैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साथ तो प्रॉब्लम ये है वो तो रिपेल कर रहा था। अगर आप लोगों को याद हो तो ये तो जो है वो रिपेल करता है। रिपेल करने का ये मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ बनने के पीछे लॉजिक क्या है? ये मतलब ये है कि ये रिपेल कर रहा है, ये मैग्नेटाइज हो ही नहीं रहा है, बट लेकिन रिपेल भी कर रहा है तो बहुत कम इफेक्ट के साथ रिपेल कर रहा है, बहुत स्ट्रांग इफेक्ट नहीं है। इस केस में ये अट्रैक्ट मतलब कि लीनियर रहेगा, मतलब जैसे जैसे क्या बात बोली जा रही है दोस्तों, आई जो है वो एच के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे आप एच बढ़ाते जाओगे आई बढ़ता जाएगा। लीनियर ग्राफ है लेकिन बहुत कोई ज्यादा तेजी के साथ नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, इन्हीं के ही जो स्लोप है उसी को ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस केस में, पैरामैग्नेटिक के केस में पॉजिटिव होती है एंड स्मॉल होती है, और ये जो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है ये लीनियर होता है। इस केस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो इस केस में नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। यहां पे क्या होगा, यहां पे पहली बात तो ये लीनियर नहीं रहता ग्राफ पूरी तरीके से, ये जो है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ रहता है। ये ग्राफ नॉन लीनियर रहता है, लेकिन काफी बड़ी वैल्यूज आती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, इसलिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव होती है और लार्ज वैल्यूज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आगे बढ़ते हैं तो, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अब ये टोटली पूरी तरीके से जो है वो फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या होता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये असल में डिपेंडेंसी रहती ही नहीं है यहाँ पे। तो ये एक्स-एम कुछ इस तरीके से रहता है, एक्स-एम जो है वो t⁻0 पे है, यानी कि डिपेंड कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो है ये इन्वर्सली डिपेंड करता है, तो कुछ इस तरीके से इसकी जो है वो डिपेंडेंसी रहने वाली है। इसका ग्राफ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। इस केस में क्या होता है, और ये है आपका क्यूरीज लॉ, ठीक है, ये है आपका क्यूरीज लॉ, इसको कहते हैं क्यूरी-वीजेस लॉ। और यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दोगे तो फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जिसको बोला जाता है क्यूरीज कांस्टेंट। यहां पे क्या होता है कि एक टाइम तक तो कोई चेंज नहीं आता, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एक टाइम के बाद इस केस में भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। वो टेम्परेचर जो रहता है उसको क्यूरी टेम्परेचर कह रहे हैं, और इस टेम्परेचर के बाद अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। जैसे क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन जो है वो लगभग एक याद कर लीजिए, जो क्यूरी टेम्परेचर है आयरन के लिए वो करीब 770 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन फेरोमैग्नेट है, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम होनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। कुछ और चीजें, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके, एटलीस्ट कुछ एग्जांपल्स याद करना, जैसे बिस्मिथ, कॉपर, गोल्ड,
सॉरी बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, लेड और H2O बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H2O डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये डायमैग्नेटिक नेचर होता है H2O का, ये बात समझ के रखना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन और NaCl। यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है, आयरन, कोबाल्ट, निकल और एल्निको मतलब इनके एलॉयज ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत आसान सी चीज है ये समझना कि यार मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो अपन तो यही कह रहे हैं ना कि वैक्यूम में तो ज्यादा थी मैग्नेटिक फील्ड, आपने कोर डाला, आपने मटेरियल डाला तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। सही बात है, क्योंकि डीमैग्नेटाइज हो गया, उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बन गए। तो म्यू आर तो 1 से छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा। यहां पे 1 से बड़ा होगा लेकिन स्मॉल होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। तो यहां पे म्यू जो है वो म्यू नॉट से ज्यादा रहता है। इस केस में म्यू नॉट से बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए इसका रेशो भी 1 से काफी ज्यादा बड़ा रहेगा। यहां पे मेरे ख्याल से अपन ने काफी सारी चीजें जो हैं वो अब कवर कर ली हैं, लगभग सारी चीजें अपन ने यहां पे कवर कर ली इससे रिलेटेड। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों ये यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं आया होगा। नेक्स्ट आगे टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस की। हिस्टेरेसिस वर्ड जो है वो बेसिकली एक तरीके का, वो आपको अगर लिटरल मीनिंग इसका आप अगर ढूंढो तो इसका बेसिकली मतलब होता है एक तरीके का लैग आना, कोई चीज का पीछे छूटना, हिस्टेरेसिस। इसको अपन यहां पे अपन बात क्या बोल रहे हैं, इसको अपन ग्राफ से समझते हैं, और ग्राफ अपन किन दो चीजों के बीच में बनाने वाले हैं वो दो चीजें भी अपन कई बार समझ चुके हैं। वो दो चीजें हैं बेसिकली दोस्तों, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H यानी कि एम्पियर पर मीटर, और इसी की ही जैसी एक चीज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो भी होता है एम्पियर पर मीटर। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, या मान लो फेरोमैग्नेट है, ठीक है, फेरोमैग्नेट के लिए बना रहे हैं अपन, ऑफ कोर्स फेरोमैग्नेट है अपने पास। ये मेरे पास है कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपन एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख रहे हैं, या ऐसा समझो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपन इस अब मटेरियल में बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन ये जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को 0 से इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। 0 से इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, 0 से इंक्रीज करते जाएंगे तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद ये होगा, सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट हैं जो इंडिविजुअल एटम्स के हैं, जो पॉकेट्स हैं, वो सारे अलाइंड हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद तो ये जो है ये पूरी तरीके से सैचुरेट कर जाएगा यहां पे जाके। मतलब आपने एक पॉइंट पे जाके आपने इतनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब सैचुरेट हो गया है, खत्म हो गया है। अब अपन यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अब अपन बोलते हैं कि एक काम करते हैं, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को धीरे धीरे करके कम करना स्टार्ट करते हैं। एकदम से 0 नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम कर रहे हैं। तो अपन ने ये सोचा होगा कि यार अगर धीरे धीरे करके कम करेंगे तो धीरे धीरे करके कम करने का मतलब ये है कि यहां से यहां पहुंचे, अब वापस यहां से ये 0 हो जाना चाहिए, ऐसे आ जाना चाहिए, उसी पाथ पे आ जाना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। असल में क्या होता है कि ये एक डिफरेंट पाथ चूज करता है। जब आप इसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम कर रहे हो तो एक डिफरेंट पाथ चूज करता है, और वो कुछ इस तरीके से रहता है। और यहां पे आके अपन को एक चीज देखने को मिलती है कि भाई इस पॉइंट पे सारी आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दी है, मतलब आपने ये भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दी, लेकिन स्टिल जो मटेरियल है उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी है, यानी कि उसने कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रिटेन कर लिया। पहले तो बहुत ज्यादा था, जब फील्ड लगाई थी मैक्सिमम थी तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक था ये, लेकिन जब आपने पूरी तरीके से भी हटा दी तो इसने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर रिटेन कर लिया। यानी कि पहले ये मटेरियल मैग्नेट नहीं था, आपने इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, और ये आपने देखा भी होगा, अगर आपने बहुत देर तक किसी एक कील वगैरह को, नेल को किसी मैग्नेट से चिपका के रखो तो थोड़ी देर तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है ना, मतलब जब वो हट भी जाए तो बहुत थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद आपने बोला नहीं, लेकिन हमें तो इसको डीमैग्नेटाइज करना है। अब तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करें, उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं। तो ये जो बचे हुए मैग्नेटिक मोमेंट थे ये भी अब
वैनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वैनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जो है वो उल्टे डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से आएगा। और मान लो अब वापस से आप उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाते चले जाओ तो ये कुछ इस तरीके से वापस से बनेगा, और फाइनली अगर वापस से इंक्रीज करो तो ये एक लूप यहां पे अपना कंप्लीट होगा। कुछ इस तरीके का शेप बनता है, इसको बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस कर्व। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था ना हमारे लिए। ये जो इतनी लेंथ अपन को दिखाई दे रही है, इससे हमें एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पता चला जिसको हमने बोला रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब यह है कि मटेरियल के पास, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक कैरेक्टर रिटेन कर लेता है। और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको लगानी पड़ी थी इसको पूरा डीमैग्नेटाइज करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोहेर्सिविटी। तो मान लो मैं अगर कोई एक ऐसा मटेरियल चाहता हूं जो मेरे हिसाब से रहे, मैं जब बोलूं मैग्नेटाइज हो, मैं जब बोलूं डीमैग्नेटाइज हो तुरंत एकदम, तो फिर मैं ये चाहूंगा कि यार उसकी ना कोहेर्सिविटी कम हो और उसकी रिटेंटिविटी भी कम रहे। अगर मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं और मैं नहीं चाहता कि ये अपनी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाए, तो मैं ऐसा मटेरियल चाहूंगा जिसकी रिटेंटिविटी भी कम हो, कोहेर्सिविटी भी कम हो। लेकिन ये सब करने में हो क्या रहा है, ये सब करने में एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है? एनर्जी लॉस इसलिए हो रहा है कि भाई अगर मान लीजिए आपने मैग्नेटाइज करने में जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई थी, और आप जब उसको पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज करते हो, अगर पूरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा देते, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ रही है उल्टे डायरेक्शन में उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। इसका मतलब यह है कि यहां पे एक एनर्जी का लॉस होगा, और वो एनर्जी का लॉस इसके एरिया से समझ में आएगा। जितना ज्यादा एरिया होगा इस कर्व का, इस लूप का, उतना ज्यादा एनर्जी लॉस भी होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, वो भी आप पढ़ लो। Cause of hysteresis: by removing external magnetizing field, the magnetic moment of some domains remains aligned in the applied direction of previous magnetizing field, which results into a residual magnetism. रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ही रिटेंटिविटी या रिमेनेंस भी इसको कहते हैं। रिटेंटिविटी ऑफ अ स्पेसिमेन मतलब कोई भी सैंपल मटेरियल इज अ मेजर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेनिंग इन द फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। कोहेर्सिविटी क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन। होपफुली ये भी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। दो तरीके के होते हैं, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज से अपन डिफाइन करते हैं। एक होते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। दोस्तों ये वही मटेरियल्स हैं जो आप ज्यादातर आप कोर वगैरह में, जहां पे भी गैल्वेनोमीटर आता है वहां पे आप यूज करते हो। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि इनके पास होता है लो रिटेंटिविटी और लो कोहेर्सिविटी, जैसा अपन को चाहिए था। यानी कि सूटेबल हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए या कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बनाने के लिए। इसका आप ये भी देख लो, इसका शेप देख लो और उसका शेप देख लो, वो वाइड है। इसको बोला जा रहा है ये है स्टील, ये है हाई रिटेंटिविटी और हाई कोहेर्सिविटी। यानी कि ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए ये जो है वो सूटेबल रहते हैं, स्टील और एल्निको। और यहाँ पे सॉफ्ट आयरन जो है वो इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट आयरन मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट जो है वो कम है। तो यहाँ पे अब आगे अपन कुछ एक आध सवाल भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये एक सवाल आया था, मेरे ख्याल से मेंस का सवाल है ये। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो मुझे ट्रू लग रही है। अट्रैक्ट स्ट्रांगली, ये बात गलत है। वीकली अट्रैक्ट करते हैं। हैज ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन जीरो, ये बात भी बिल्कुल सही है। जीरो से तो बड़ी रहती है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रहती है। मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग टू वीक, ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक डायमैग्नेटिक की है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो तो है ए और सी। तो ए और सी मतलब डी ऑप्शन ओनली। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक यहां पे आपको बोला जा रहा है relation between permeability mu and magnetizing field H for a sample of iron is mu equals to 0.4 divided by H plus, अच्छा ठीक है, चलो ये सारी चीजें दी हुई हैं इन लोगों ने। फाइंड द वैल्यू ऑफ H if the magnetic induction is this। ठीक है,
भाई मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन पता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है बी। तो बी आपको दे दिया, बी आपको दे दिया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बी होता क्या है? बी अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो बी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिख सकते हो, बी को, बी कैन बी रिटन एज म्यू इंटू एच, बी कैन बी रिटन एज म्यू इंटू एच। सही बात है। तो म्यू इंटू एच का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू पता लगानी है, आपको रिलेशन बिटवीन ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच आपको बताना है। ठीक है भाई। तो अगर एच मुझे बताना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से म्यू की जगह पे मैं बी अपॉन एच लिख देता हूं, राइट। बी अपॉन एच में यहां पे लिख देता हूं और मैं इसको इससे इक्वेट करा देता हूं। मेरे ख्याल से और तो कोई यहां पे दिक्कत की बात नहीं है, इसको यहां पे आप इक्वेट करा दो बिल्कुल। तो बी अपॉन एच इक्वल्स टू 0.4, ये एसआई यूनिट में ही है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, प्लस 12 इंटू 10⁻⁻⁴। ये b की वैल्यू तो जो है वो है आपके पास कितनी है, वो है 1। h को दोस्तों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास 0.4 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू एच। तो ये हो गया आपके पास 0.6, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 10⁻⁴, ये हो गया आपका h। तो दोस्तों ये इससे कैंसिल कर दो, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो दोस्तों ये तो मेरे पास आ रहा है 500 एम्पियर पर मीटर। एक बार ज़रा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, होपफुली सारी की सारी चीज़ें सही हैं, आप भी अच्छे से देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। When a rod of magnetic materials of this size is located in magnetizing field, magnetizing field का मतलब, अब देखिए अब एकदम जल्दी जल्दी अपन कर लेंगे। H अपन को दे दिया 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। देन दी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट भी दे दिया है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अपन सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, अपन बोलते हैं, अपन को यहाँ पे निकालने बोल रहे हैं फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड। मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। सही बात है। देखिए अब म्यू नॉट की जगह पे तो क्या लिख देंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई की जगह पे लिख देंगे मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो अपन के पास वॉल्यूम ये दिया हुआ है, तो मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2, और क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे मैं 10⁻⁻⁻3, तो यहाँ पे मैं 6 ऊपर लिख देता हूँ, प्लस मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो आ गई है मेरे पास 0.5 इंटू 10⁴। ये आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ इस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे एग्जाम में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं भाई? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से तो ज्यादा होगी, तो S। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हो सकते हैं जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस में हो, -1 हो। सुपर कंडक्टर्स की -1 रखते हैं, और डायमैग्नेटिक की तो अपन जो है वो <0 रखते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स, एक मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुपर कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर आप बहुत ही कम टेम्परेचर पर लेकर चले जाओ, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, तो ये इनके अंदर ये एकदम अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे और बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ा के जो है वो लेविटेटिंग ट्रेन रन की जाती हैं, जो आपने चाइना या फ्रांस वगैरह में देखी होंगी, जो बहुत हाई स्पीड में, वो लिटरली वो ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठ के वो फ्लोट करते हुए मूव करती हैं। फ्रिक्शन बहुत कम होता है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन, व्हील्स जो हैं वो रोल नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, रोकने में बहुत आसानी रहती है, मेंटेनेंस में आसान रहते हैं। हाँ, लेकिन इतना कम टेम्परेचर पर लेकर जाने के लिए एक चैलेंज रहता है। बट हाँ, सुपर कंडक्टर्स एक यूज है डायमैग्नेटिज्म का। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं जिनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है।
और दोस्तों एक आध डायग्राम ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा स्पेसिमेन ये बिल्कुल डायमैग्नेटिक मटेरियल है और ये है आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सो विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो भी आपको कोई भी और अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आई विल सी, मैं चेक करूंगा, कोई भी आपकी हेल्प करनी हो वो मैं बिल्कुल करूंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।